हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं फ्रॉम द चैप्टर एटम्स एंड न्यूक्लियस। एटम एंड न्यूक्लियस चैप्टर में से 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, ये वीडियो मैं उस पर लाई हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो पेपर में आते हैं, और साथ में ईयर्स भी मैंशनड है कि किस किस ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। तो ये सारे क्वेश्चंस, जैसे कि हम ये सारे टॉपिक्स रिवाइज कर चुके हैं, तो आपको अगर कोई टॉपिक नहीं आता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो। पहले वो टॉपिक समझना और फिर ये क्वेश्चंस पे आना, रिवाइज करना, तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में ये क्वेश्चंस है क्या। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने सिंपल सा पूछा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। ये तो हम सबको पता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब कितना कम से कम डिस्टेंस होता है अल्फा पार्टिकल का जब वो ट्रेवल करता है न्यूक्लियस की तरफ, कि अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहे हैं उसका कम से कम डिस्टेंस कितना है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, एंड देन रीट्रेसिंग इट्स पाथ, उसको हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल ने न्यूक्लियस की तरफ मूव करना है, कम से कम वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा रेस्ट पर आने से पहले। बस ये बात उन्होंने बोली है, जिसका मतलब होता है क्लोजेस्ट, कितना क्लोज है, कितना मिनिमम डिस्टेंस है उनमें। ठीक है, फिर हमने स्पेक्ट्रल सीरीज की थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। इसमें हमने किया था बाल्मर, पास्चन, लाइमन, ठीक है, ये सब किया था, ब्रैकेट, पी फंड, ये सब चीज़ें की थी। और इसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि इंफ्रारेड रेस किस में होती है, कौन सी सीरीज में, विजिबल और यूवी किस में होती है। नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लो, अच्छे से मैंने एक एक आपको समझा रखी है उसमें। ठीक है, तो इंफ्रारेड जैसे कि आंसर्स इसके हैं पास्चन सीरीज, पी फंड एंड ब्रैकेट, विजिबल है बाल्मर सीरीज में, और यूवी है लाइमन सीरीज में। वही क्वेश्चन फिर से अगेन पूछा गया है, ये आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो, 2013 में आया था। और फिर से 2014 में वही क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, तो इसका आंसर है लाइमन, क्योंकि इसका आंसर क्या था, 1 था, और 1 सबसे कम होता है, सो लीस्ट वेवलेंथ लाइमन की थी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी उन्होंने वही पूछा है, वही चीज़ें घुमा घुमा के, अगर N2 4 हो तो Ni2 हो तो कौन सी सीरीज होगी, ये सारे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये 5th 6th 7th क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आएगा 8th क्वेश्चन। उन्होंने कहा बोहर के पोस्टुलेट लिखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो ये डेरिवेशन थी, तो इन्होंने सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा है कि वो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एनर्जी लेवल्स में। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR, किसके बराबर है, उन्होंने ये पूछा किसके बराबर है, NH/2π के। तो ये आपका सीधा सा आंसर है। फिर हमने किया था आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ये भी अच्छे से आते हैं। आइसोटोप क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक्स ले लिया, आइसोटोप क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो। एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं हम, नीचे एटॉमिक नंबर सेम होता है, और जो मास नंबर है मतलब ऊपर लिखेंगे वो डिफरेंट होते हैं, वो होते हैं आइसोटोप। फिर आइसोबार्स आ जाते हैं, जिनका सेम मास नंबर होता है, मतलब ऊपर वाले सेम होते हैं और नीचे वाले डिफरेंट होते हैं। ये एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगी इजीली। फिर आते हैं आइसोटोन, मतलब डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जिनके न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, मतलब नीचे वाले डिफरेंट होते हैं, ऊपर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस। ये भी हमने डिराइव किया था क्या होता है, तो उससे मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस निकल आएगा। ठीक है, ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस होता है बिटवीन द मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस इन द फ्री स्टेट एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है जी, फिर मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टाइन की एनर्जी इक्विवेलेंस आपने की थी, वो तो सिंपल सी जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी मूविंग पार्टिकल के c² इंटू कितना मास उसका इंक्रीज हुआ जब वो मोशन में था। ठीक है जी, तो कितना मास इंक्रीज हुआ, पहले उसका m मास था, कितना इंक्रीज हुआ, m0 इंक्रीज हुआ, तो c² को हमने m-m0 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। और E=mc², ये आइंस्टाइन ने आपको दिया था एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी, फिर अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है ग्रेटर स्टेबिलिटी के लिए अ न्यूक्लियस शुड हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्यों, ज़्यादा स्टेबल होने के लिए, मतलब ज़्यादा देर चलने के लिए, स्टेबल होने के लिए जो न्यूक्लियस है उसको ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी क्यों चाहिए।
क्योंकि जब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी होती है जो चाहिए टू रिलीज द न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ताकि न्यूक्लियस में से न्यूक्लियन बाहर निकल जाए, वो होती है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, जिससे क्या है वो स्टेबल रहता है, और जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है अगर उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो। बाइंड करना मतलब उसको बाइंड करके रखता है, और वो एनर्जी उसको हेल्प करती है उस न्यूक्लियन को रिलीज करने में न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी सही रहती है। ठीक है जी। फिर अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज़ न्यूक्लियाई ऑफ हाई मास नंबर, कि जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका मास नंबर ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी है अभी हमने की कि बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, जिसका मास नंबर ज़्यादा है वो क्या है, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियस। और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो है उनका भी मास नंबर ज़्यादा होता है, बट डिफरेंट होता है स्टेबल न्यूक्लियाई से। और ऐसी जो न्यूक्लियाई हैं वो रेडियो एक्टिव डिके करती हैं ताकि उनकी ग्रेटर वैल्यू आ जाए बाइंडिंग एनर्जी की, एंड एक्वायर द प्रॉपर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। उनकी प्रॉपर रेशो के लिए उसको क्या चाहिए, जो एलिमेंट्स हैं उनके मास नंबर ज़्यादा होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, जितने भी प्रोटॉन्स हैं एटम में वो क्या है, पैक्ड रहते हैं इन द सेम न्यूक्लियस इन स्पाइट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स अमंग देम। कि मतलब प्रोटॉन्स है जो हमेशा क्या रहते हैं, पैक्ड रहते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में प्रोटॉन्स है मतलब पॉजिटिव चार्ज, वो हमेशा पैक्ड रहते हैं। जबकि उन सेम वाले तो हमेशा रिपेल करते हैं, बट फिर भी वो पैक्ड क्यों रहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना प्रोटॉन्स की, ओवरवेट कर देती है उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और उसको हमेशा स्टेबल बना के रखती है। मतलब मास नंबर ज़्यादा होता है जिस वजह से वो रिपेल नहीं करते। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन वही बाइंडिंग एनर्जी वाला आ गया, फिर से बाइंडिंग एनर्जी वाला सेम क्वेश्चन। फिर अल्फ़ा बीटा डीके आ गया, अल्फ़ा बीटा गामा ये भी हमने किए थे। अल्फ़ा बीटा डीके में सिंपल था कि जब आप ये अटोमिक नंबर और मास नंबर वाला करते हो तो हमेशा अल्फ़ा डीके में क्या होता है, जब भी जो मास नंबर होता है उसको 4 से माइनस करते हैं और जो अटोमिक नंबर होता है उसको 2 से माइनस करते हैं। यही चीज़ लिखी है, ये आप स्टेप देख सकते हो। और बीटा में क्या है, हमेशा मास नंबर सेम रहता है, मतलब ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे आप जेड में क्या करते हो +1 कर देते हो। ये इनके फॉर्मूलेज हैं और इनको ही हम अल्फ़ा बीटा डी के कहते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, इससे ही उसकी डेफिनेशन बन जाती है। और जो गामा होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, वो एज इट इज़ ही रहता है। समझ आ गया? जो अल्फ़ा डी के हैं उसमें 4 मास नंबर से माइनस होता है और एटॉमिक नंबर से 2 माइनस होता है। और जो बीटा है उसमें मास नंबर सेम रहता है बट एटॉमिक नंबर +1 हो जाता है। और जो गामा होता है उसमें एज इट इज़ सेम रहते हैं। फिर अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स आप सबको पता है क्या होते हैं। अल्फ़ा होते हैं जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं टुगेदर। ठीक है, जो बीटा होता है उसकी हाई एनर्जी होती है, हाई स्पीड होती है। फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी आपको पता ही है क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है रेडिएशन की, मतलब जिसमें से लाइट एमिट होती है उसको ही तो हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। हैवी एलिमेंट्स होते हैं जो भारे होते हैं उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है जी। फिर रेडियो एक्टिव कॉन्स्टेंट की आपको डेरिवेशन आनी मतलब आती होगी, इसमें आंसर आता है हमेशा 36.8 डिग्री एन नॉट। ये भी हमने डिराइव कर चुके हैं बहुत पहले। ठीक है जी। तो आप जो आंसर नहीं पता तो प्लीज प्रीवियस वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हो, आपको सही से आंसर मिल जाएंगे। इन सब के आंसर्स तो वैसे दिए ही गए हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी। फिर अल्फा बीटा गामा को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे आप। पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गामा की होती है, क्योंकि गामा रेस कैंसर वगैरह ठीक करने में भी काम आता है, जिस वजह से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है। सबसे कम किसकी होती है, अल्फा की होती है। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन किसकी होती है, आयनाइज करने की, अल्फा की होती है। ठीक है जी। फिर रेडियो एक्टिविटी एज इट इज़ अल्फा बीटा गामा रे, फिर से वही क्वेश्चन। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन भी आपको आता है। फ्यूजन क्या होता है, उसको तोड़ना, उसको कंबाइन करना। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है, कंबाइन करना, और फ्यूजन क्या होता है, तोड़ना, एनर्जी रिलीज करना। ठीक है जी। न्यूक्लियर फ्यूजन है, कंबाइन कर रहा है तो चेन बनाएगा, इसमें कोई चेन नहीं बनती फ्यूजन में। तो बाकी डिफरेंसेस आप देख सकते हो एज इट इज। उसके बाद अल्फा बीटा गामा रेस, फिर से वही क्वेश्चन वापस से। बाइंडिंग एनर्जी बहुत टाइम कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद कुछ लॉज है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के, ये भी आपको आते हैं कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होती है,
मतलब अल्फ़ा बीटा गामा रेज़ को आपने मिट करना है, तो उसमें क्या करोगे, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों को एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद रेडियो एक्टिव पता है हमें स्पॉन्टेनियस फिनोमेना ही होता है। आई होप टुडेज़ वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। इसके बाद मैं आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन वाली वीडियोज़ लेके आऊँगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।